those substances having ability to flow are known as fluids. ठीक है ना? अब जी कोई भी चीज है जो फ्लोटिंग मोड में हो सकती है वो फ्लूइड है। अब जो फ्लूइड है इसके साथ रिलेटेड दो तरह की पॉसिबिलिटी है भाई। जैसे मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है बेसिकली ये दो तरह के लिक्विड की स्टडी है। एक तो स्टेशनरी फ्लूइड्स की और एक मूविंग फ्लूइड्स की। समझ रहे हो ना? जी सो तो जब हम स्टैटिक या स्टेशनरी फ्लूइड के साथ रिलेटेड प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे तो वो फ्लूइड फ्लूइड स्टैटिक्स में चली जाए। और जो मूविंग फ्लूइड्स का केस है वो फ्लूइड डायनेमिक्स में चला जाएगा। मतलब पहले मेरे टाइम पर इससे रिलेटेड बहुत सारा पार्ट जो है वो 9th 10th में ही हो जाता था। अब तुम्हारे यहाँ पता नहीं इस तरह की चीजें हैं या नहीं है। इसमें एक्चुअली में क्या क्या होता है फ्लूइड स्टडीज में? इसमें भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसको अभी हम पीछे भी यूज कर रहे थे। स्टेशनरी लिक्विड की वजह से जो स्टैटिक स्टेट में प्रेशर डेवलप होता है रोज वो एक्चुअली में लेयर्स बाय लेयर वेट बढ़ता जाता है। तो लोअर लेयर के ऊपर कितना लिक्विड है वो कितना फोर्स पर यूनिट एरिया दे रहा है, ये उसका किस्सा है। ठीक है ना? जी सो दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ में भाई जैसे चीजें फ्लोट करती हैं तो तुमने देखा होगा कि जो फ्लोटेशन है बेसिकली चीजें जब फ्लोट करती हैं तो देखो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स होती है। कौन सा फोर्स? देयर वेट एंड देयर बाइंड फोर्स। ठीक है ना? ये आपका तो अगर बाइंड फोर्स वेट को हमेशा एक्सीड करेगा तो चीजें कभी भी पानी में डूबेंगी नहीं या लिक्विड में डूबेंगी नहीं, वो हमेशा फ्लोटिंग मोड में ही रहेगी। तो ये भी एक्चुअली में फोर्सेस का बैलेंस इम्बैलेंस है जब चीजों को हम फ्लोट होते हुए देखते हैं। अलग अलग स्टेट है कि कुछ चीजें हाफ और मोर सबमर्ज्ड होती हैं, कुछ चीजें ऑन द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड फ्लोट करती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो मतलब मेजर पोर्शन उनका डूबा रहता है लिक्विड। जैसे तुमने देखा होगा शिप है, अगर तुम शिप को देखो तो उसका एक पार्ट शिप का लिक्विड के अंदर रहता है, कुछ बाहर रहता है। यस सो मेजर पोर्शन बाहर होता है, थोड़ा माइनर पोर्शन अंदर होता है। पर अगर तुम आइसबर्ग को देखोगे तो नियरली 2/3 पार्ट अंदर होता है, 1/3 बाहर होता है। यस तो सो अब ऊपर इसमें तो स्टेबल। हाँ इसमें फ्लोटेशन की भी स्टडी भाई हम करेंगे, किस किस टाइप से चीजें कौन कौन सी स्टेट में फ्लोट करेंगे। फिर इसमें पास्कल्स लॉ भी है। ये सब तुम्हें मुझे नहीं पता कि तुमने पढ़े हैं 9th में या नहीं पढ़े। ये सब चीजें वहीं पे ही पढ़नी चाहिए। एक दूसरा है भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड भी चीजें हम इसमें चेक। ये फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट है एक्चुअल में और ये काफी मेजर पोर्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका एक एक लेक्चर तुम लोग ध्यान से समझना। अगर तुमने बीच में कहीं पे भी कुछ मिस कर दिया ना तो तुम्हारी हालत पक्का खराब हो। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग स्टडी ऑफ मूविंग फ्लूइड्स का केस है। जो भी मूविंग फ्लूइड्स है मतलब मोशनल स्टेट में जो फ्लूइड होते हैं उनके साथ कुछ चीजें अटैच होती हैं, उनको हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ना है।
ठीक है ना। इसमें से अगर मैं बात करूं तो भाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरा फिर इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बाद में बर्नौलीज थ्योरम है, टॉरिसेली थ्योरम है, और अ, इसमें हम विस्कोसिटी वगैरह भी हम इसी के पार्ट में ही एनालाइज करें। ठीक है ना। एग्री करते हो ना वैसे लोग इससे? जी सर। अब तुम देखो ध्यान से मतलब कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हम चीजों को मतलब लॉज ऑफ मोशन वगैरह से रिगार्डिंग अगर हम चीजों को देखें तो तुम ये देखो, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, इस पूरे चैप्टर का जो बैकबोन है वो मास है और उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स। जो मास है वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, और वह मोमेंटम भी मास इनटू वेलोसिटी है। तो तुम ये देखो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मास वगैरह जो है कि ये इसके बगैर तुम इस चैप्टर को इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है ना भाई। जी सर। दूसरा, अगर तुम इस चैप्टर को इसके बगैर भाई इमेजिन करने की कोशिश कर भी ली, तो मैंने मान लिया कि भाई तुम लोग इसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो, पर उस इमेजिनेशन में फिर तुम्हारी जो गड़बड़ होगी सबसे ज्यादा वो कहाँ पे होगी, वो हो जाएगी कि भाई इसमें फोर्स कहाँ से लाओगे। अगर तुम्हारे पास फोर्स ही नहीं है तो ये चैप्टर सिंपल लीनियर काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में कन्वर्ट होकर रह जाएगा, उसका लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। यस सर। समझ गए नहीं। तो लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है बेसिकली उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर तुम उसको देखो तो उसका भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मास है और फोर्स। सही है ना। यस सर। तो इसी चीज को अगर हम जितना इम्पोर्टेंट पार्ट लॉज ऑफ मोशन के लिए हम मास और फोर्स को देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड्स के केस में उतना इम्पोर्टेंस जो है वो हमें देनी चाहिए डेंसिटी एंड प्रेशर। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी, क्योंकि किसी भी मैसिव बॉडी को अगर तुम कलेक्टिवली देखोगे तो या तो उसमें मास होगा, वॉल्यूम, कुछ तो देखोगे। तो यहाँ पे वो काम जो मास कर रहा है वो यहाँ डेंसिटी ने ले लिया। अब क्यों ले लिया डेंसिटी ने, अब तुम देखो ऐसा समझो कि जब तुम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हारे पास कोई 5 किलोग्राम की बॉडी है, कोई 10 किलोग्राम की बॉडी है, कोई 100 किलोग्राम की है, कोई 1 किलोग्राम। इसका मतलब तुम्हारे पास एक डेफिनेट शेप एंड साइज है। एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर। पर जब हम भाई बात करेंगे फ्लूइड की तो तुम लोगों को एक कप या एक गिलास पानी की बात करनी पड़ सकती है, जो कि एक मेजरेबल अमाउंट है, तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो लीटर में, किलोग्राम में। ठीक है ना। हाँ सर। पर भाई जब तुम फ्लूइड की बात करोगे तो फ्लोटिंग रिवर, ओशन, तो ओशन में और फ्लोटिंग रिवर में कितना लिक्विड है वो कैसे मेजर करोगे? नहीं कर पाएंगे सर। नहीं कर पाओगे।
तो इसका मतलब यहाँ पे हमें चीजें तो इसके साथ भी डिस्कस करनी पड़ेंगी ना। तो जब इसके साथ भी डिस्कस करनी पड़ेंगी तो भैया मास का तो रोल ही खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा कि जिस रिवर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस ओशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उस फ्लूइड की या उस लिक्विड की जो उस रिवर में या ओशन में है, उसकी डेंसिटी की टर्म में बात कर सकते हैं कि इस लिक्विड की डेंसिटी इतनी। जी सर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड्स में मास को रिप्लेस कर दिया गया डेंसिटी से। ठीक है ना भाई। और अगर तुम देखो जैसे ये रिवर है, अगर तुम सोचो कि हम रिवर के पानी को या किसी भी जगह पानी मान लो रखा है, तुम उसको धक्का दे के पुश करके पुल करके तुम उसको फ्लो करा सकते हो, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों सर? अरे भाई जैसे ओपन ऑब्जेक्ट होती है इसमें लॉज ऑफ मोशन में, उसके ऊपर फोर्स लगा के तुम उसको पुश कर देते हो। तुम नदी में जाओ, नदी के पानी पे फोर्स लगाओ तो तुम्हारे फोर्स के डायरेक्शन में तुम्हारे हाथ से आगे खिसक जाएगा। हाँ सर। मतलब वो तो डिस्पर्स होने वाली ऑब्जेक्ट है ना एक तरह का। यस सर। भाई तुम पानी को हाथ से धकेलने की कोशिश करो रिवर में खड़े होके, धकेल दोगे? मतलब वो बह जाएगा। हाँ, वो तुम्हारे फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो जाएगा। वो मतलब ठीक है। उसका जो शेप और साइज है वो ही डिस्टॉर्शन में आ जाएगा। पर अब तुम देखो, जैसे कि तुम किसी सिरिंज के अंदर किसी फ्लूइड को भरो और उसको पीछे से प्रेशर अप्लाई करो, है तो एक्चुअली में वो भी फोर्स ही। पर वो यस। पर वो एक कन्फाइंड रीजन में, मतलब अ, उसको हम प्रेशर के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। जी सर। तो जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड को भेजते हैं, तो उसको हम किस टर्म में भेजना प्रेफर करते हैं? प्रेशर में। जैसे तुमने अगर सीएनजी की गाड़ी वाड़ी भी देखी हो, तो वहां पे भी हम सीएनजी की गाड़ी को भी प्रेशर से ही फिल करते हैं। तुमने एलपीजी के सिलेंडर को कभी रिफिलिंग स्टेशन में टीवी वगैरह पे देखा होगा, वहां पे भी हम ये देखते हैं कि इस कंटेनर का प्रेशर कितना होगा। वहां पे भी हम सीएनजी स्टेशन पे तुम जाओगे तो गाड़ी में ऐसा नहीं कि सीएनजी फोर्स लगा के भरी जाएगी, वो भी एक प्रेशर के अंदर से पाइप के थ्रू, प्रेशर के थ्रू भेजी जाएगी। यस सर, साइकिल के टायर में हवा भरते हैं उसके साइकिल अंदर। के टायर में जैसे हवा भर रहे हो तो वो भी भाई फ्लूइड ही है। तो उस फ्लूइड को तुम भर रहे हो अंदर, तो ऐसा थोड़ा है कि अपनी मुट्ठी से उस पर फोर्स लगाओगे कि चल भाई तो अंदर घुस जा, घुसेगी। उसको भी हमें कन्फाइंड रीजन में अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जो प्रेशर के अंडर में होगी, तब उसको अंदर भेजेंगे। जी। तो यहाँ पे इसलिए फ्लूइड में जो काम लॉज ऑफ मोशन में मास कर रहा था वो यहाँ पे डेंसिटी ने ऑक्यूपाई कर लिया, और जो काम यहाँ पे फोर्स कर रहा था वो काम यहाँ पे प्रेशर ने ले। एग्री है ना भाई सब लोग इस बात से? हाँ जी सर। अब जो डेंसिटी है, देखो मैं तुम्हारे से भाई सबको एक बात पहले ही बता देता हूँ क्योंकि आज तो चैप्टर की बिगिनिंग ही है। तो तुम लोग कोशिश करना कि सारे के सारे लोग ना इस पूरे चैप्टर में छुट्टी मत देना, नहीं तो ना भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, चैप्टर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। समझ गए? थोड़ा सा मतलब आसान है चैप्टर, तो पर थोड़ा सा तुम्हारी इरेगुलरिटी की वजह से तुम्हें टफ लग सकता है। डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम ने कितना मास ऑक्यूपाई किया है किसी भी बॉडी, मास occupied by unit volume of a, of an substance। कोई भी सब्सटेंस जो है उसका अब हम कह देंगे कि किसी बॉडी का मास v है, वो m मास है उसका और वो v वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो यूनिट वॉल्यूम जितना स्पेस ऑक्यूपाई, जितना मास ऑक्यूपाई कर रहा होगा, वो उस बॉडी की डेंसिटी कहलाए। ठीक है ना?
यस सर। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट होगा? नहीं है। अब जो यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक। जी सर। अब इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ दो सिचुएशन होती है, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी मतलब मास ऑक्यूपाइड बाय बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ दूसरा हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। अब भाई मिक्सचर भी कुछ होमोजीनियस हो सकते हैं, कुछ नॉन होमोजीनियस हो सकते हैं। अभी होमोजीनियस वगैरह मिक्सचर के बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा। पर फिलहाल तो ये समझो कि नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है अगर, तो तुम ऐसा समझो कि जैसे तुमने यहाँ पे एक बॉडी इसमें उठा कर मिक्स कर दी ऐसे ही। तो इसमें क्या होगा कि जितनी तरह की ऑब्जेक्ट्स यहाँ रखी होंगी तो वो मिक्स नहीं हो। जब भाई वो मिक्स नहीं हो रही तो उनकी तो प्रेजेंस सबकी अलग अलग दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जहां जहां पे भी ये रेड कलर के डॉट्स, वहां वहां पे तुम्हें रेड कलर वाले सब्सटेंस के अकॉर्डिंग डेंसिटी मिलेगी। ठीक है ना? पर ठीक है सर। पर अगर तुम यहाँ गलती से ब्लैक डॉट के आसपास चले गए तो तुम्हें सब्सटेंस चेंज हो गया, ब्लैक डॉट के हिसाब से डेंसिटी मिलेगी। और ब्लू जी डॉट, सर। ब्लू डॉट अगर तुमने कर, तो बेसिकली यहाँ होता क्या है कि मिक्सचर में तुम डेंसिटी को ओवरऑल नहीं डिफाइन कर सकते। यस सर। तो यहाँ क्या होता है भाई कि जब तुम उसको ओवरऑल डिफाइन नहीं कर सकते तो वहां पे क्या होता है कि तुम्हें एक पॉइंट के आसपास ही डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ती है। तो उस केस में क्या करोगे कि पूरे मास को तो छोड़ दो, एक छोटे से रीजन में आ जाओ और हम कह देंगे इस छोटे से रीजन डीवी में मास ऑक्यूपाइड है डीएम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड होगा? डीवी। या हम ये कह देंगे डेल्टा एम मास है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है डेल्टा वी, और लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टू जीरो। मतलब छोटे से रीजन में अगर तुम चले जाओगे तो ये वॉल्यूम एक पॉइंट साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी डीएम बाई डीवी। और जी इसको हम डिफाइन करेंगे फिर डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में डेंसिटी किसी पॉइंट पे कितनी है हम इसमें उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? यस सर। एक भाई इसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती डेंसिटी में, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। ठीक है सर। अब तुम यहाँ थोड़ा सा जरा एक बार समझना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। एक एक चीज को तुम ना ध्यान से सुनो। यहाँ एक होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और भाई एक होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी। समझ गए? यस सर। तो देखो जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, तो अगर तुम्हारे पास कोई कॉपर का मटेरियल है और उस कॉपर के मटेरियल से मान लो तुमने क्यूब बना रखा है, सॉलिड क्यूब। तो यहाँ अगर हम कहते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ देखो सारा वॉल्यूम मास नहीं तो ऑक्यूपाई किया हुआ है। हाँ सर। तो ये कहलाती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। पर अब हमने क्या करा कि इसी कॉपर के मेटल पीस को हमने मेल्ट कर लिया, और मेल्ट करके हमने इसके होलो शेल बना दिया, होलो स्फीयर। नहीं समझे? बना दिया सर। तो तुम इसमें ये देखो, इसमें मटेरियल तो भाई यहाँ पे ही है ना, इस जगह, यहाँ पे।
सिर्फ सरफेस पे। सरफेस पे है, पर ये बॉडी तो पूरी की पूरी है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा? मास ऑफ बॉडी, जो कि इक्वल है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बॉडी में ये पूरी वॉल्यूम आ जाएगी, ये वाली। ये सब 4.3 हाँ, करके तो निकालेंगे। तुम ये देखो, यहाँ न्यूमरेटर और यहाँ न्यूमरेटर तो सेम है, पर यहाँ के कंपैरेटिवली यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ गया। ये सब तो यहाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा? वो डेंसिटी ऑफ डिक्रीज सब्सटेंस हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। ये बात ध्यान से समझना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, काम आती है कभी कभी। तो तुम अब यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो वहां ये सब डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इक्वल ही होगी, अगर वो एक ही सब्सटेंस। ठीक है सर। पर हॉलो बॉडी के केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से कम हो जाएगी, क्योंकि ये देखो, ये इसमें अंदर कैविटी होने से तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि ये डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ गया हो। ठीक है ना? ये सब और कम डेंसिटी की चीजें ज्यादा डेंसिटी की चीजों में कभी डूबती नहीं, वो हमेशा फ्लोट करती हैं। ये सब तो जैसे जब हम कोई शिप का कंस्ट्रक्शन करते हैं या बोट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम उसके अंदर मेटल तो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? आयरन। ठीक है सर। अब आयरन की तुम एक नेल लो, पानी में डालो, डूब जाएगी, क्योंकि वहां डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है। पर जब हम उसी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मेटल आयरन से इतना बड़ा शिप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके बीच में इतनी बड़ी कैविटी जनरेट करते हैं कि वहां पे जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी होता है वो इतना बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है कि वो एक लाइट वेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ कंप्लीट बॉडी की कॉम्पेंसेट कर लेती हाँ, है ग्रेविटी। वही। तो इस वजह से ये सब चीजें फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है सर। ठीक है ना भाई? इसके बाद में इसके बाद में फिर आती है भाई रिलेटिव डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि मतलब रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रिलेटिव टू अदर, विद रेस्पेक्ट टू अदर। ठीक है? ठीक है सर। तो मान लो जैसे कॉपर है, तो कॉपर की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू सम अदर सब्सटेंस, कि किसी एक नॉन सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में इस मटेरियल की डेंसिटी, दूसरे मटेरियल की डेंसिटी, तीसरे मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। ठीक है? नहीं समझ रहे? ये सब तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में जब डिफाइन करेंगे, तो वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू दैट सब्सटेंस कहलाएगी। अब भाई ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मान लो कोई आदमी कह रहा है कि भाई डेंसिटी ऑफ कॉपर विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन, ये मान लो 10 है। ठीक? ठीक है सर। अब भाई इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेंजीन को अपने हाथ में लेके उसको वेइंग स्केल के अकॉर्डिंग मेजर किया होगा यार, कितनी भारी और हल्की होती है। बहुत सारे तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब ऐसी चीजों को सुन के भी आइडिया नहीं लगा पाएगा आदमी, भाई तू कह ही क्या रहा है, हमने क्या बेंजीन देख के हमें क्या पता। ये सब इस दुनिया में सब लोगों ने देखा, अच्छा कुछ लोगों ने पता चला कि भाई अल्कोहल के रेस्पेक्ट में बता दी। भाई मैं बहुत संसार में ऐसे लोग हैं जो कभी अल्कोहल को हाथ में भी लेके नहीं देखते। ये सब
तो इन्होंने फिर ढूंढा कि क्यों ना हम ऐसा कोई सब्सटेंस ढूंढे कि जिससे इस दुनिया का हर आदमी फेमिलियर हो, वो यूं कहे ही ना कभी कि मैं इससे फेमिलियर नहीं हूं। तो इन्होंने जिसके रेस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की डेंसिटी बतानी है, उस सब्सटेंस को इन्होंने प्रेफर किया भैया वाटर। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इंसान इस धरती पर नहीं है जो पानी से फेमिलियर नहीं। यस सर। दिन में आदमी 4 4 5 5 बार पानी पीता है। बोलो। तो जब यस। तुम जब तुम पानी से इतना फेमिलियर हो, तो अब तुम मुझे ये बता दो कि अगर मैं तुम्हारे से ये कहने लगूं कि देखो भाई, ये जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी पानी के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स ज्यादा है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्या बात आएगी? तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये बात आएगी कि भाई जब मैं एक गिलास पानी पीता हूँ तो उसका मास इतना होता है, अगर इसकी डेंसिटी उतनी उससे 2 गुनी ज्यादा है तो एक गिलास में 2 गुना मास आएगा। हाँ, या फिर जो दूसरी सब्सटेंस है उसका आधा गिलास एक गिलास पानी के हाँ। बराबर मास होगा। अच्छा, तुमने देखा होगा कि जैसे हम मेडिसिन की जो बॉटल होती है, मतलब जो ये खांसी वांसी कफ सिरप नहीं होता है, यस सर। तो तुमने देखा होगा कि ये ना छोटी छोटी, मान लो 100 ml या फिर ये 200 ml की बोतल या भैया 500 ml की बोतल, हम नॉर्मली इस अमाउंट के साथ डील करते हैं नॉर्मली। सुन रहे हो मैं क्या यस कह सर। रहा हूँ? हाँ। और जब तुम इन सबको डील करते हो तो तुमने इनको देखा होगा कि इनकी डेंसिटी में और वाटर की डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। सिर्फ इसमें सिरप ही लिक्विड है, तो उसमें थोड़ा शुगर उगर ऐड कर देते हैं लोग। डेंसिटी में मतलब तुम्हें नॉर्मली लगता है कि यार मतलब इसको, अगर मुझे ये बॉटल उठानी है यहाँ से तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा। हाँ, अंदाजा लग जाता है मतलब। हाँ। पर भाई अगर तुम्हें इतनी बड़ी बॉटल में मरकरी भर के दे देना हम लोग, तो तुम्हारा दिमाग तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। यस सर। तुम उसको उसी तरह से उठाने की कोशिश करोगे जैसे कि हम पानी का गिलास उठा लेते हैं या एक सिरप की बोतल उठा लेते हैं, कप सिरप की। पर जब तुम्हें उसे उठाना पड़ेगा ना तो तुम्हारे हाथ से तुरंत छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम तो फोर्स लगा रहे होगे उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, वो विजुअली लेकिन वाटर जैसा भाई ही होता है हाँ, लिक्विड तो। नहीं तुम ऐसा समझो ना कि तुमने 1 लीटर की बोतल उठाई। अब भाई तुम घर पे 1 लीटर बोतल उठाओगे तो तुम ऐसा कोई ना कि मतलब उसके ऊपर तुम 20 किलो फोर्स उठाने के इक्वल फोर्स लगाओगे। दिमाग तो उसी वजह से ट्रेंड रहता है कि भाई 1 किलो, मान लो तुम्हारे घर में कोई एक वो है कि मग है कोई, तुमने पानी भरा उठा लिया उसे, तो रेगुलर रूटीन में हम रहते थे कितना फोर्स लगाना है। यस सर। पर तुमने अगर यहाँ पे उतना ही मरकरी ले लिया तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम ज्यादा होती है। जी सर। तो उतने ही वॉल्यूम में मरकरी का वेट हो जाएगा 13 किलो। जी सर। मतलब 13 किलो 13 टाइम्स ज्यादा, वॉल्यूम सेम है। तो मैं एक्चुअली में एक बार में मेरे एक जानने वाले थे, मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मरकरी इस रखा था बॉटल में। तो नॉर्मली तुम्हारे घर पे भी कोई बॉटल छोटी सी रखी है तो तुम उसको किस तरह से उठाने की कोशिश करोगे? दोनों हाथों से फोर्स को ही लगाओगे उसको। 2 उंगलियों से हाँ, लगाएंगे। नॉर्मली आज इस तरह से उठा के ही देखता है कि देख लो एक बार क्या। मैंने उसे जैसे उठा मैं रात में छूट गई। मतलब मैंने देखा है तो बहुत भारी है क्या ये। फिर उन्होंने कहा कि इसमें मर्क्यूरी भरा है। तो मतलब वो हमारा जो दिमाग जिस तरह से काम करता है ना, फिर हम उसके रेस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हम सब लोग फेमिलियर हैं वाटर से, ऐसा कोई दुनिया का आदमी नहीं जो वाटर से फेमिलियर ना हो। तो इस दुनिया की सारी चीजों की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर उन ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव डेंसिटी कहलाए। ठीक है सर। समझ आ गई ना भाई? आ गई और सर। और इसका मीनिंग क्या होगा बेसिकली? इसका मीनिंग ये होगा भाई कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी कह रहे हैं कि ये 4 है, तो हम कहेंगे कि ये विद रेस्पेक्ट टू वाटर 4 टाइम्स हैवी है। समझ आ गया।
सर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में 1/2 है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई जब करेगी तो ये विद रेस्पेक्ट टू वाटर आधे मास में ही हमारा काम चलेगा। तो ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सबको समझ आ गई ना ये बात? इसको हम लोग यस स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। अब क्या होगा कि अब इसमें से काफी इंपॉर्टेंट सा काम शुरू हो जाएगा। मतलब तुम ध्यान रखना भाई, छुट्टी उट्टी मत मारना। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। अब वेरिएशन ऑफ डेंसिटी में अब हम इसको भाई कल पढ़े थोड़ा सा। इसमें हम चीजों को मिक्स करेंगे तो मिक्सर की डेंसिटी में जब मास अमाउंट ऐड करते हैं किस तरह चीजें काम करते हैं, वॉल्यूम ऐड करेंगे किस तरह चीजें काम करेंगे, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। मैं तुम्हें तो रिपीटेडली फिर कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के बीच में तुम सब लोग कोशिश करना कि तुम्हें छुट्टी ना लो। ठीक है, जी सर, कल मिलते हैं। गुड नाइट। Thank you, sir.